हे गाइस, दिस इज़ पूर्णिमा और हम कर रहे थे अपनी इंडियन इकोनॉमी बुक की समरी। तो इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि इंडिया फॉलो कर रही थी मिक्स्ड इकोनॉमी के फ्रेमवर्क को, जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेजेस को कंबाइन किया गया था। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से अलग अलग रूल्स और लॉज बढ़ते जा रहे थे, जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस में रुकावट आते जा रही थी। फिर 1991 में इंडिया को एक्सटर्नल डेब्ट में क्राइसिस फेस करनी पड़ी। साथ ही एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स को लॉन्च किया, दैट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स वाज ओवर टू एंड। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनिशिएट हुई 1990s की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, जिसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी? तो मेन रीज़न इसके देखें हम तो फर्स्ट है हाई फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट एक्सेस एक्सपेंडिचर कर देती है रादर देन हैविंग एक्सेस रेवेन्यू इन 1 ईयर। और ये बुरा है क्योंकि अगर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो सारा पैसा गवर्नमेंट मेंटेनेंस में लगा रही है। तो इससे ये क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हम ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में वो एक्सपेंडिचर नहीं लगा रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ये किसी भी कंट्री के लिए ख़राब है। अब जब हाई फिस्कल डेफिसिट है तो कंट्री की पुअर इकोनॉमिक हेल्थ है, देन ये इन्फ्लेशन को भी ट्रिगर करता है क्योंकि इससे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्डली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, उनका फेथ उस हाई फिस्कल डेफिसिट वाली कंट्री में कम हो जाता है और इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं बीओपी डेफिसिट से, जिसका मतलब होता है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स मेड बाय द कंट्री, या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिस्कल डेफिसिट में हमने देखा कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा थी एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट जो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट वाज माउंटिंग अप, बढ़ते जा रहा था क्योंकि इंडिया की कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही थी। और इसीलिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज इम्पॉर्टेंट कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आए जो इंडिया को इस स्टेट ऑफ क्राइसिस से बाहर निकाल पाए। देन थर्ड इज़ फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे थे हम। तो उस टाइम हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेव कर रहे थे, लेकिन अब इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि हम 10 डेज़ का इम्पोर्ट बिल भी नहीं पे कर पा रहे थे बिकॉज हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स एक्सट्रीमली लो हो चुकी थी। तभी हमने देखा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन वॉज अ बेटर आइडिया, अर्निंग जिससे ज़्यादा हो। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतना क्राइसिस था, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत लो था, दैट गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स को मॉर्टगेज रखना पड़ा था, मतलब गिरवी रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक के पास। देन फोर्थ पॉइंट इज़ इन्फ्लेशनरी स्पायरल। तो जब क्राइसिस परसिस्टेंटली हाई हो चुके थे ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, अब जब क्राइसिस हाई होंगे तो सारे लोग सब चीज़ें नहीं खरीद सकते, प्लस हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। एंड ये इन्फ्लेशनरी स्पायरल इसीलिए था बिकॉज ऑफ द रैपिड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशनरी स्पायरल केम इन इंडिया। सो बेसिकली गवर्नमेंट बोरो कर रही थी अपने फिस्कल डेफिसिट से ज़्यादा कोप अप करने के लिए, और इस तरह से गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप में फंस रही थी। इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, एक चीज़ का लोन उठाने दूसरी जगह से लोन लेना।
सो गवर्नमेंट इस तरह से इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स कर चुकी थी कि वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी थी, ड्यू टू विच देयर वाज एन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री। देन लास्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ने PSUs को इसीलिए इंश्योर किया था ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, बट हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। दे वर बेसिकली बिकमिंग द सेंटर ऑफ करप्शन, एंड जितनी भी ग्रोथ हो रही थी दैट वाज आल्सो हिंडर्ड बाय PSUs बिकॉज दे वर swallowing द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऑल्सो। प्लस ये PSUs लॉस में रन कर रही थी, सो ये इतनी एफिशिएंट नहीं थी, और इसीलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आए जो इंडिया को इस क्राइसिस से बाहर निकाल पाए। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेन एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ लिबरलाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगी और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। सो हमारी इकोनॉमी फ्री हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के पास फ्रीडम था और गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल नहीं था। ये कंट्रोल बेसिकली लाइसेंसिंग और प्राइस कंट्रोल थे। गवर्नमेंट ने इन सारे कंट्रोल्स को समझा कि इनकी वजह से करप्शन बढ़ता है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है, यानी प्रोड्यूसर को जो कुछ भी प्रोड्यूस करना है, जिस चीज़ में भी उसको फ़ायदा होता है, जैसे भी प्रोड्यूस करना है, जिस भी टेक्निक को अडॉप्ट करना है वो कर सकते हैं। तो ये था लिबरलाइजेशन का मतलब। इसकी वजह से GDP ग्रो करेगा क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ेगी एंड इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्राइसिस से बाहर आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स इनिशिएट करे थे। सो फर्स्ट इज़ अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। तो इससे कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती थी अपने आप को विदाउट टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। बट अभी भी 5 एरियाज़ ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस लेने। दे आर लिकर, सिगरेट, एक्सप्लोजिव, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड डेंजरस केमिकल्स। सो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी है क्योंकि ये नेशन की इंटेग्रिटी के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं। देन सेकेंड आप देखें तो कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर कितना ज़्यादा बढ़ गया था, हर अपॉर्चुनिटी को पब्लिक सेक्टर ही सॉल्व कर रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। पहले उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि 8 कर दी गई थी और उसके बाद अब 2 ही रह गई हैं, एक एटॉमिक एनर्जी एंड दूसरी रेलवेज़, जिसमें रेलवे को भी 35 इयर्स के लिए प्राइवेटाइज कर दिया गया है, पर कुछ हद तक के लिए ही। थर्ड है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। ऐसा गवर्नमेंट ने इसीलिए किया ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्री के लेटेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इससे। सो गवर्नमेंट का मोटिव ये था, बट देन गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही, सो गवर्नमेंट डी रिजर्व देम। सो नाउ एनी इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। और लास्ट है एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हमें पता है कि इंडस्ट्री खोलने का तो पहले लाइसेंस लेना ही पड़ता था, साथ ही एग्जिस्टेंस इंडस्ट्री को एक्सपांड करने के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। सो दैट वाज आल्सो अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स लिबरलाइजेशन के। बाकी के 2 एलिमेंट्स दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं को-फाउंडर हूँ सक्सेस ग्रैबर्स ट्यूटोरियल्स की। हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड ऑनलाइन ट्यूटर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने चिल्ड्रन की ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक्स पर बात करती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com Purnima1411 पर और फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। जय हिंद।